मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूँ। आपको कैसे पता कि जो आप इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सच है? आप कहेंगे, आंखों से देख रहा हूँ तो सच ही होगा। लेकिन क्या आपकी आंखों ने आपको कभी धोखा नहीं दिया? तो याद कीजिए, वो तपती सड़क पर दिखने वाला पानी जो पास जाने पर गायब हो जाता है, या फिर वो सपना जो सोते वक्त बिल्कुल हकीकत लगता है। दोस्तों, यहीं से जन्म होता है फिलॉसफी की सबसे महत्वपूर्ण शाखा का, जिसे हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा, जिसका मतलब है ज्ञान का अध्ययन। यह हमें स्कूल में मिलने वाली कोई जानकारी के बारे में नहीं, बल्कि यह उस प्रोसेस के बारे में है जिसे हम किसी भी चीज को सच मानते हैं। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में हमें इंफॉर्मेशन तो दी जाती है, पर कभी ये नहीं सिखाया जाता कि ज्ञान या नॉलेज असल में पैदा कैसे होता है। आखिर क्यों कुछ लोग सच को देख पाते हैं और बाकी सिर्फ अंधेरे में हाथ पांव मारते रह जाते हैं? अगले कुछ मिनटों में हम ज्ञान के उन गुप्त दरवाजों को खोलेंगे जो आपको एक आम इंसान से एक जागरूक चेतना बना देंगे। सरल शब्दों में कहें तो एपिस्टेमोलॉजी हमारे दिमाग का वो फिल्टर है जो कचरे और कीमती जानकारी के बीच फर्क करता है। यह हमसे तीन बुनियादी सवाल पूछता है कि ज्ञान असल में है क्या, हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज सच है, और हमारे जानने की सीमा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राम। स्वागत है आपका द कॉन्शियसनेस के इस खूबसूरत मंच पर। अक्सर हम बिलीफ और नॉलेज यानी कि विश्वास और ज्ञान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन फिलॉसफी में इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि कल बारिश होगी। अगले दिन सच में बारिश हो जाती है, तो क्या उसके पास इसकी कोई नॉलेज थी, कोई ज्ञान था? नहीं, उसके पास सिर्फ एक बिलीफ था जो इत्तेफाक से सच हो गया। दोस्तों, बिलीफ एक सब्जेक्टिव चीज है। यह आपकी पसंद, आपकी परवरिश या आपकी भावनाओं पर टिका हो सकता है। जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा लकी नंबर 7 है। यह आपका विश्वास है, पर यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसे कोई यूनिवर्सल प्रूफ नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ नॉलेज ऑब्जेक्टिव होती है। इसे दुनिया के किसी भी कोने में परखा जा सकता है। जब आपका विश्वास हकीकत से टकराता है और सही साबित होता है, तब वो ज्ञान की दिशा में पहला कदम बढ़ाता है। अब सवाल आता है कि किसी बात को ऑफिशियली ज्ञान कब माना जाएगा? तो महान दार्शनिक प्लेटो ने हजारों साल पहले इसका एक फार्मूला दिया था, जिसे हम JTB थ्योरी कहते हैं। JTB यानी जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। दोस्तों, इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। अगर आपको किसी चीज को नॉलेज कहना है, तो उसे इन 3 दरवाजों से गुजरना होगा। बिलीफ यानी कि विश्वास। सबसे पहले आपको उस बात पर यकीन होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि चांद पर पानी है, लेकिन मैं खुद इस बात को अंदर से नहीं मानता, तो मैं यह यकीन से नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान है। यानी आपके दिमाग को वह जानकारी एक्सेप्ट हो। ट्रुथ, सत्य, यानी कि सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलता। वह बात हकीकत में भी सत्य होनी चाहिए। अगर मैं पूरे दिल से यकीन कर लूं कि धरती चपटी है, फ्लैट है, तो क्या मेरा यह यकीन ज्ञान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हकीकत इसके खिलाफ है। ज्ञान होने के लिए सच्चाई का होना अनिवार्य है। जस्टिफिकेशन यानी कि प्रमाण या औचित्य, यह सबसे जरूरी हिस्सा है। आपके पास उस सच को साबित करने के लिए कोई ठोस कारण या सबूत होने चाहिए। मान लीजिए मैं आंख बंद करके कहता रहूं कि इस वक्त मेरी जेब में 100 रुपए का नोट है। मैं उस पर यकीन भी करता हूं और जेब देखने पर नोट निकल भी आता है। लेकिन क्या यह ज्ञान था? नहीं, यह सिर्फ एक लकी गेस था। ज्ञान तब होता जब मुझे पता होता कि मैंने सुबह जेब में नोट रखा था या मैंने उसे छुआ था। यानी आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है द कॉन्शियसनेस, और यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान का सीधा संबंध हमारी चेतना से है। हमारा दिमाग कोई कैमरा नहीं है जो दुनिया को वैसा ही रिकॉर्ड कर ले जैसी वो है। हमारा दिमाग एक व्याख्याकार है। हम जो भी जानकारी यानी कि डेटा अपने आसपास से लेते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस उसे प्रोसेस करती है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, बायस का, पूर्वाग्रह का। कभी कभी हम सिर्फ उस चीज को नॉलेज मान लेते हैं जो हमारे पुराने विश्वासों से मेल खाती है। इसे हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं।
एपिस्टेमोलॉजी हमें सिखाती है कि अपनी ही सोच पर सवाल कैसे उठाएं। यह हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी कि बौद्धिक विनम्रता सिखाती है। यह मानना कि शायद जो मैं आज जानता हूं वो कल गलत साबित हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस पहले अध्याय में हमने समझा कि ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, ज्ञान वो है जो विश्वास, सच्चाई और तर्क के संगम से बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाली कड़ियों में हम बहुत गहरे सवालों पर उतरेंगे, जैसे क्या हम अपनी इंद्रियों, सेंसेस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या होगा अगर यह पूरी दुनिया एक सिमुलेशन है? और क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हम कभी जान ही नहीं सकते? अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ नॉलेज की, ज्ञान के स्रोत की। हम जानेंगे कि रेशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट के बीच की वो जंग जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। अभी हमने समझा कि नॉलेज आखिर है क्या, लेकिन अब सवाल आता है, यह आता कहां से है? क्या यह हमारे दिमाग के अंदर पहले से मौजूद है या हम इसे बाहर की दुनिया से बटोरते हैं? हम दो ऐसी विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सदियों से विचारकों को दो गुटों में बांट रखा है। एक तरफ है रैशनलिस्ट यानी कि तर्कवादी, और दूसरी तरफ है एम्पिरिसिस्ट यानी कि अनुभववादी। सबसे पहले बात करते हैं रैशनलिज्म, तर्कवाद की। रैशनलिस्ट का मानना है कि असली ज्ञान सिर्फ और सिर्फ रीजन और लॉजिक से आता है। इनके सबसे बड़े लीडर थे रेने देकार्त। दोस्तों, देकार्त का मानना था कि हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी सेंसेस हमें धोखा दे सकती हैं। जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, पर क्या वो सच में टेढ़ी होती है? नहीं, आपकी आंखें झूठ बोल रही थी, लेकिन आपका तर्क आपको सच बता रहा था। रैशनलिस्ट कहते हैं कि कुछ ज्ञान अनुभव से पहले होता है, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसके लिए आपको दुनिया में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2+2 4, इसे साबित करने के लिए आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग ही इसे सच साबित करने के लिए काफी है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभववाद। इनका मानना है कि बिना एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के ज्ञान संभव ही नहीं है। इनके सबसे बड़े समर्थक थे जॉन लॉक। दोस्तों, लॉक का कहना था कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली कागज की तरह होता है, और उस पर जो कुछ भी लिखा जाता है वो हमारी सेंसरी परसेप्शन यानी कि इंद्रिय बोध से आता है। अगर आपने कभी आग को छुआ नहीं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि गर्मी क्या होती है। एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि सारा ज्ञान अनुभवजन्य होता है, अनुभव के बाद होता है। यानी पहले आप दुनिया को देखते हैं, छूते हैं, चखते हैं, फिर आपका दिमाग उस डेटा को नॉलेज या ज्ञान में बदलता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे दिमाग में कुछ विचार जन्म से ही होते हैं? रैशनलिस्ट कहते हैं हाँ, जैसे कि ईश्वर, गॉड का विचार या पूर्णता, परफेक्शन का विचार। ये चीजें हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी होती, फिर भी हमारे दिमाग में है। यह हमारे इंट्यूशन है या अंतर्ज्ञान है। लेकिन एम्पिरिसिस्ट इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ज्ञान जन्मजात होता है तो एक छोटे बच्चे को भी गणित के मुश्किल फार्मूले पता होते। ज्ञान तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन या अवलोकन से बढ़ता है। दोस्तों, सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी ही नहीं, हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन ने भी इस पर बहुत गहरी रिसर्च की है। यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों को प्रमाण कहा गया है। दो प्रमुख प्रमाण जो हमारे आज के टॉपिक से मेल खाते हैं, उनमें प्रत्यक्ष और अनुमान है। प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, जो सीधा इंद्रियों से अनुभव हो, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अनुमान यानी इन्फेरेंस, जब हम किसी देखी हुई चीज से अनदेखी चीज का पता लगाते हैं। जैसे पहाड़ पर धुआं देखकर यह मानना कि वहां आग लगी होगी। यहां हमने आग देखी नहीं, पर लॉजिक लगाया। भारतीय दर्शन कहता है कि सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब हमारा अनुभव और तर्क दोनों एक दिशा में काम करें। रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच यह झगड़ा सालों तक चलता रहा, जब तक इमैनुअल कांट नहीं आए। कांट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड बात कही, थॉट्स विदाउट कंटेंट आर एम्प्टी और इंट्यूशंस विदाउट कॉन्सेप्ट आर ब्लाइंड। सरल भाषा में कहें तो बिना डेटा यानी सेंसस के दिमाग खाली है, और बिना दिमाग या रीजन के डेटा अंधा है। अगर आपकी आंखों के सामने एक लाल सेब है तो आंखें सिर्फ लाल रंग और आकार का डेटा दे रही, लेकिन यह एक सेब है और यह खाने की चीज है। यह ज्ञान आपका दिमाग लॉजिक पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि ज्ञान के दो हाथ हैं, एक अनुभव, एक्सपीरियंस,
और दूसरा रीजन या तर्क। इनमें से किसी एक को भी छोड़ने पर हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर हमारे पास अनुभव भी है, तर्क भी, तो क्या हमारा ज्ञान हमेशा परफेक्ट होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब कुछ सही करें फिर भी सच तक ना पहुंच पाए? तो अब हम बात करेंगे उस धमाके की जिसने पूरी चिंतन की दुनिया को हिला दिया, द गिटियर प्रॉब्लम। और हम जानेंगे कि नॉलेज या ज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हमें लगा कि अगर हमारे पास बिलीफ, ट्रुथ और जस्टिफिकेशन है तो हम ज्ञानी बन गए। लेकिन 1963 में एक आदमी आया जिसने सिर्फ 3 पन्नों के पेपर से पूरी फिलॉसफी की दुनिया में आग लगा दी। उनका नाम था एडमंड गेटियर। अब हम जानेंगे कि कैसे हमारा सच कभी कभी सिर्फ इत्तेफाक होता है, कोइंसिडेंस होता है। और हम उस डरावने सवाल का सामना भी करेंगे कि व्हाट इफ वी नो नथिंग एट ऑल। दोस्तों, गेटियर ने कहा कि जेटीवी यानी कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ ज्ञान के लिए काफी नहीं है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है राज ने एक चमचमाती टेस्ला कार खरीदी है। आपने उसे कार चलाते देखा है, उसने आपको पेपर्स दिखाए हैं और आप उसकी कार में बैठे भी हैं। तो आपके पास एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है कि राज के पास टेस्ला है। लेकिन मान लीजिए कि उसी सुबह राज की असली टेस्ला चोरी हो गई थी और जो कार वो चला रहा था वो उसने सिर्फ एक दिन के लिए रेंट पर ली थी। पर इत्तेफाक से राज ने उसी सुबह एक लॉटरी जीती थी जिसमें उसे एक असली टेस्ला इनाम में मिल गई थी, जिसका उसे खुद भी अभी पता नहीं। अब सोचिए आपकी बात, राज के पास टेस्ला है, सच है, आपको उस पर यकीन भी है और आपके पास ठोस सबूत भी था। लेकिन क्या आपको वाकई यह नॉलेज थी? नहीं, आपको सच का पता सिर्फ एक इत्तेफाक की वजह से चला। इसे ही कहते हैं गेटियर केस। यह साबित करता है कि ज्ञान और किस्मत के बीच एक बहुत पतली लकीर है। दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है एस्केप्टिसिज्म यानी कि संदेहवाद की। एस्केप्टिक्स वो लोग होते हैं जो पूछते हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में 100% श्योर हो सकते हैं। संदेहवाद का सबसे चरम रूप है ग्लोबल स्केप्टिसिज्म यानी कि वैश्विक संदेहवाद। यह कहता है कि हमारी इंद्रियां और हमारा तर्क दोनों हमें धोखा दे सकते हैं। अगर आप अभी एक सपना देख रहे होते तो क्या आपको पता चलता? सपने के अंदर तो सपना भी हकीकत लगता है। मॉडर्न दौर में इसे सिमुलेशन थ्योरी कहा जाता है। क्या पता हम सब एक सुपर कंप्यूटर के अंदर रहने वाले केवल एक कोड हों। अगर ऐसा है तो आपका सारा नॉलेज सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है। दोस्तों, महान दार्शनिक देकार्त ने इस शक को एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने कल्पना की एक दुष्ट राक्षस की, एक ऐसी ताकत की जो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है और हमें जानबूझकर गलत चीजें दिखा रही है। देकार्त ने सोचा कि अगर यह राक्षस मुझे यह यकीन दिला रहा है कि 2 + 2 5 होता है तो मैं क्या करूंगा। इस गहरे अंधेरे में उन्हें एक रोशनी दिखी। उन्होंने महसूस किया कि चाहे राक्षस उन्हें कितना भी धोखा दे दे, लेकिन वो सोच तो रहे ही हैं, और अगर वो सोच रहे हैं तो उनका अस्तित्व भी है। वहीं से उनका वो मशहूर मंत्र निकला कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह दुनिया का इकलौता ऐसा सच है जिस पर कोई स्केप्टिक शक नहीं कर सकता। संदेहवाद हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि फेलिबिलिज्म यानी कि दोषपूर्णता सिखाने के लिए है। यह एक ऐसी सोच है जो कहती है हमारा कोई भी विश्वास कभी भी गलत साबित हो सकता है। साइंस इसी पर टिकी है। पहले लोग जानते थे कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, वो उनका नॉलेज था। फिर नई जस्टिफिकेशन आई और वो बदल गया। दोस्तों, द कॉन्शियसनेस का असली मकसद भी यही है। हमें अपने ज्ञान को पत्थर की लकीर नहीं मानना, बल्कि उसे लगातार अपडेट करते रहना है। आदि शंकराचार्य ने माया का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि यह भौतिक दुनिया एक पर्दा है जो असली सच्चाई को छुपाए हुए है। जब तक हम इस पर्दे पर शक नहीं करेंगे, हम उस परम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी शक करना अज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि ज्ञान इतना भी सरल नहीं है जितना वो दिखता है। गेटियर प्रॉब्लम ने हमें सिखाया कि किस्मत को ज्ञान नहीं कहते, और स्केप्टिसिज्म ने हमें अपनी सीमा याद दिलाई कि हम शायद एक भ्रम में जी रहे हों। लेकिन घबराइए मत, अगर हम सब कुछ नहीं जान सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश छोड़ दें। अब हम बात करेंगे सोशल एपिस्टेमोलॉजी की। हम जानेंगे कि समाज, धर्म और यह मीडिया हमारे सच को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ज्ञान को एक अकेले इंसान के नजरिए से देखा,
हमने बात की हमारे दिमाग, हमारे अनुभवों और हमारे शक की। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी 90% जानकारी आपकी अपनी नहीं है? आपने खुद कभी नहीं देखा कि धरती गोल है, आपने खुद कभी ऑक्सीजन को छुआ नहीं, फिर भी आप इसे सच मानते हैं। हम यह जानेंगे कि कैसे हमारा सच या ट्रुथ अक्सर समाज, पावर और टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है। फिलॉसफी में टेस्टिमनी या साक्ष्य का बहुत बड़ा रोल है। हम सब सोशल लर्नर्स हैं। हम दूसरों की बातों पर भरोसा करके ही अपनी दुनिया बसाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क है। हम किसे रिलायबल सोर्स या विश्वसनीय स्रोत मानते हैं। अगर आपका डॉक्टर कहे यह दवाई लो तो आप उसे ज्ञान मानते हैं, लेकिन अगर वही बात सड़क पर चलता कोई अजनबी कहे तो आप उसे सिर्फ एक ओपिनियन मानेंगे। सोशल एपिस्टेमोलॉजी हमसे पूछती है, क्या हम सिर्फ इसलिए किसी चीज को सच मानते हैं क्योंकि वो किसी पावरफुल इंसान या संस्था ने कही है? दोस्तों, यहीं से जन्म होता है एपिस्टेमिक अथॉरिटी का, यानी कि ज्ञान के अधिकार का। एक बहुत ही गहरा और जरूरी कॉन्सेप्ट है एपिस्टेमिक इनजस्टिस, यानी कि ज्ञानात्मक अन्याय। यह तब होता है जब समाज किसी इंसान की बात को सिर्फ इसलिए नॉलेज नहीं मानता क्योंकि वो एक खास जेंडर, जाति या क्लास से आता है। जैसे सदियों तक महिलाओं या दबे कुचले वर्गों के अनुभवों को अज्ञान कहकर खारिज किया गया, उनकी गवाही को कम आंका गया। यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सच सिर्फ वो नहीं जो लेबोरेटरी में साबित हो, बल्कि सच वो भी है जो दबी हुई आवाजों में छुपा है। दोस्तों, अब आते हैं आज के डिजिटल एज पर। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने हमारी एपिस्टेमोलॉजी को बदल दिया है। हम इको चैम्बर्स में फंस गए हैं। अगर आप एक खास पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब आपको सिर्फ वही वीडियो दिखाएंगे जो आपकी सोच को सही साबित करें। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, पुष्टि पूर्वाग्रह, यानी कि अपनी ही सोच को सही मानने की आदत। धीरे धीरे आप यह भूल जाते हैं कि दूसरी तरफ भी कोई सच हो सकता है। आपका ज्ञान एक बुलबुले में कैद हो जाता है जहां सिर्फ वही गूंजता है जो आप सुनना चाहते हैं। आजकल हम एक पोस्ट ट्रुथ या उत्तर सत्य, यानी कि सच्चाई से परे के दौर वाली दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ फैक्ट्स या तथ्य से ज्यादा इमोशंस, भावनाओं की वैल्यू है। अगर कोई झूठ बहुत खूबसूरती से और बार बार बोला जाए तो लोग उसे नॉलेज मान लेते हैं। इसे प्रोपेगेंडा यानी कि दुष्प्रचार कहते हैं। जब हजारों लोग एक ही झूठ को सच मानने लगे तो क्या वो सोशल नॉलेज बन जाता है? एपिस्टेमोलॉजी कहती है नहीं, सच भीड़ का मोहताज नहीं होता, लेकिन एक जागरूक चेतना, कॉन्शियस माइंड के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि असली हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो टॉप साइंटिस्ट एक ही डेटा को देखकर अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। अब आप किसे सच मानेंगे? इसे कहते हैं पीयर डिसएग्रीमेंट, यानी कि समान स्तर के लोगों के बीच असहमति। दोस्तों, ऐसी स्थिति में एपिस्टेमोलॉजी हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी कि बौद्धिक विनम्रता सिखाती है। इसका मतलब है यह मानना कि शायद मेरा सच अधूरा हो। हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी कि परम सत्य के बजाय संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, हमने समझा कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अकेले कमरे में बैठ कर पा सकें। यह एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन इस निर्भरता का फायदा वो लोग उठाते हैं जो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए अपनी कॉन्शियसनेस को जगाए रखिए। हर न्यूज, हर ट्वीट और हर गवाही को शक की तराजू पर तोलिए। अगले और आखिरी अध्याय में हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी इन द एज ऑफ एआई। हम जानेंगे जब मशीनें सोचने लगेंगी तब इंसानी ज्ञान की क्या कीमत रह जाएगी। क्या एआई हमारी चेतना को रिप्लेस कर सकता है? दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने शुरुआत की थी प्लेटो के जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ से, और अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां जस्टिफिकेशन इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दे रही है। अब हम समझेंगे कि जब मशीनें हमसे बेहतर तर्क या लॉजिक देने लगें तो क्या हमारा ज्ञान पुराना हो जाएगा? क्या एआई के पास भी कॉन्शियसनेस हो सकती है? चलिए भविष्य के इस धुंधले सच को टटोलते हैं। अब तक हमने माना था कि ज्ञान या तो इंद्रियों से आता है या तर्क से, लेकिन अब एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में है, बिग डेटा। एक एआई मॉडल हजारों सालों की इंसानी किताबों को कुछ ही सेकंड्स में पढ़ लेता है। जब आप किसी एआई से कुछ पूछते हैं और वो आपको जवाब देता है तो क्या वो नॉलेज है? टेक्निकली एआई के पास कोई बिलीफ या विश्वास नहीं होता, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी
यानी कि सांख्यिकीय संभावना पर काम करता है। वो जानता नहीं है कि पानी गीला है, वो सिर्फ यह जानता है कि पानी शब्द के बाद गीला शब्द आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो दोस्तों, क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सत्य सिर्फ एक कैलकुलेशन बनकर रह जाएगा? एआई के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे दार्शनिक द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। अक्सर एआई एक सही जवाब तो देता है, लेकिन वो उस नतीजे पर पहुंचा कैसे, यह खुद उसके बनाने वाले भी नहीं जानते। एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से बिना जस्टिफिकेशन या प्रमाण के कोई भी बात ज्ञान नहीं है। अगर एक मशीन किसी बीमारी का सही पता लगा लेती है पर यह नहीं बता पाती कि क्यों, तो क्या हम उसे नॉलेज कहेंगे या सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स का चमत्कार? क्या हम बिना समझे किसी चीज को सच मान सकते हैं? याद कीजिए दोस्तों, अभी हमने प्रत्यक्ष की बात की थी। जो देखा वो सच है। डीफेक्स के दौर में यह सिद्धांत दम तोड़ रहा है। अब आप अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर किसी वीडियो में गांधी जी आपसे बात कर रहे हैं तो क्या वो सच है? हमारी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। भविष्य में ज्ञान पाने के लिए हमें मशीनों पर ही निर्भर होना पड़ेगा ताकि वो मशीनी झूठ को पकड़ सकें। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां इंसानी गवाही अपनी कीमत खो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मशीन कभी कॉन्शियस या सचेत हो सकती है, चेतन हो सकती है? दार्शनिक जॉन सियरल ने एक मशहूर उदाहरण दिया था, द चाइनीज रूम। अगर एक मशीन चीनी भाषा के सवालों के सही जवाब दे रही है क्योंकि उसके पास एक रूल बुक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे चीनी भाषा आती है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है, उसे कोई अंडरस्टैंडिंग या समझ नहीं है। हम इंसानों के पास जो है उसे कहते हैं कौलिया, यानी कि निजी अनुभव का एहसास। एक रोबोट जान सकता है कि लाल रंग की वेवलेंथ क्या है, पर वो कभी नहीं जान पाएगा कि लाल रंग को देखकर कैसा महसूस होता है। यही वो जगह है जहां हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस ज्ञान को डेटा से ऊपर ले जाती है। दोस्तों, भविष्य में ज्ञान का मतलब सब कुछ याद रखना नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो गूगल और एआई है। ज्ञान का नया मतलब होगा क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि तुलनात्मक और गहरी सोच, हर पहलू को परखने वाली सोच। हमें अपनी एपिस्टेमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज्ञानात्मक जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें मशीनों को अपना दिमाग नहीं सौंपना है। हमें यह सीखना होगा कि एआई के जवाब और सच्चाई के बीच का जो गैप है उसे अपनी चेतना से कैसे भरें। तो दोस्तों, एपिस्टेमोलॉजी का यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। हमने ज्ञान की परिभाषा से शुरू किया, संदेह के जंगलों से गुजरे, समाज के बनाए सच को देखा और अब भविष्य की मशीनों तक पहुंचे हैं। सच कोई मंजिल नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का इकलौता टूल है आपकी अवेयरनेस, जागरूकता। दोस्तों, द कॉन्शियसनेस का यह सफर कैसा लगा? क्या आपने अपनी सोच में कोई बदलाव महसूस किया? अगर आपके दिमाग में एक भी नया सवाल पैदा किया है तो फिर हमारा मकसद पूरा हुआ। ज्ञान वो नहीं जो आपको मिला है, ज्ञान वो है जो आपने खुद खोजा है। खुद को जानो, सच को पहचानो। दोस्तों, आज का सफर बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी चेतना की एक नई यात्रा में, किसी एक नए विषय के रूप में। सचेत रहिए, जागरूक रहिए।